हेलो जी, नमस्कार। मैं विजय कुमार और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ठोस अवस्था के। ठीक है, क्या होता है ठोस अवस्था, किसके बारे में? ठोस अवस्था के बारे में। अब देखते हैं ठोस अवस्था क्या है। पहला चैप्टर है ये 12th क्लास का, ये पहला चैप्टर है 12th क्लास का, ये अध्याय नंबर पहला है। ठीक है, ठीक है। ठोस अवस्था, यहाँ पर ठोस अवस्था में हम जितने भी पदार्थ ठोस होंगे उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ठोस अवस्था की और ठोस अवस्था क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पर ठोस अवस्था क्या है। पहली परिभाषा यही है कि ठोस अवस्था क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल परिभाषा जो हम छोटी क्लास में सीखते आते हैं। ठोस अवस्था क्या है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कुल कितनी होती हैं? 3, लेकिन हमने पढ़े हैं 3। ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है वो 3 पढ़ रखे हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन पदार्थ की टोटल अवस्थाएं होती हैं 5। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। जो लास्ट की 2 अवस्थाएं हैं, जो प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन, इसको इस अध्याय में नहीं पढ़ा जाता है, आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं, जैसे कि बीएससी हुआ उसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ठोस अवस्था की डेफिनेशन बहुत ही सरल है कि पदार्थ, वे पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ठोस के अभिलक्षण की। ये एनसीईआरटी से है टोटल। ठीक है, ठोस के अभिलक्षण की। इसमें पहला अभिलक्षण क्या है आप जानते हैं? ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन और द्रव्यमान तीनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं या अनिश्चित होते हैं? निश्चित होते हैं ना, यानी आकार, आयतन, द्रव्यमान, आकार, आयतन, द्रव्यमान कैसे होते हैं? तीनों निश्चित होते हैं, यानी आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होते हैं। क्या मैं इसके आकार में कोई परिवर्तन कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ ना। क्या इसके आयतन में कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। द्रव्यमान कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका? ये ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, ये ठोस कठोर होते हैं। आपको दिख रहा है ये ठोस कैसा है? कठोर है। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तीसरा पॉइंट, आपने 2 शब्द सुने होंगे, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है, उसमें 2 शब्द सुने होंगे, संपीड्य और असंपीड्य। संपीड्य का मतलब कोई ठोस कैसा हो? मुलायम हो। क्या ये मुलायम है? क्या नहीं है ना। कठोर है तो ये कैसा रहेगा? असंपीड्य। ये असंपीड्य होते हैं। 5वां क्या हो सकता है? चौथा क्या हो सकता है? क्या इनके अवयवी कण गति कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इनके अवयवी कण गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5वां। ठीक है, हम 5वें की बात करने वाले हैं। ठीक है, इनके अवयवी कण गति नहीं कर सकते, यानी इनके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? एकदम प्रबल बल से बने हुए होते हैं। कौन से बल? आकर्षण बल से बने हुए होते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचे हुए होते हैं, यानी बने हुए होते हैं। तो ये इनके जो अवयवी कण होते हैं वो गति नहीं कर सकते। तो क्या? ठीक है, गति नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? तो देखो, ये अपने
अपने चारों ओर कंपन करते हैं। कैसा करते हैं? कंपन करते हैं। कंपन या दोलन, कंपन या दोलन करते हैं अपनी स्थिति पर, अपने चारों ओर अपनी ठोस स्थिति में वहीं कंपन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? दोलन या कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। यानी जो एक कण होता है वहीं पर ही दोलन करता है, वाइब्रेशन करता है। जैसे हम कंपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? अपने चारों ओर कंपन कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट 6वां, ये अंतरा आणविक प्रबल बल से बंधे होते हैं। यानी इनके जो अणु होते हैं वो अंतरा आणविक प्रबल बल से बने होते हैं। इनके मध्य जो बल होता है वो स्ट्रांगली होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, जो ये बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये छह जो आपके अभिलक्षण हैं, पहला आकार, आयतन, द्रव्यमान, निश्चित होते हैं। ये ठोस कठोर होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं, इनके अवयवी कण गति नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? अपने चारों ओर अपने मध्य स्थिति में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मध्य स्थिति में ये क्या करते हैं? कंपन करते हैं। और ये अंतरा आणविक प्रबल बंध से बंधे होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और इसका पॉइंट मैं करा दे रहा हूं, 7वां, इसका घनत्व कैसा होता है? ये मेन है, इसका घनत्व कैसा हो सकता है? इसका मेन है। ठीक है, यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यानी द्रव अवस्था और गैस अवस्था की तुलना में इनका घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है, क्योंकि इनके अणु जो होते हैं वो प्रबल बल से बने हुए होते हैं, यानी पास पास होते हैं। इन पे जो बल होता है वो आकर्षण होता है, इसकी वजह से इनका घनत्व भी कैसा होता है? उच्च होता है। इनका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, आप इसका फोटो ले सकते हैं। ये हुए ठोसों के अभिलक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं ठोसों के प्रकार की। ठोसों के प्रकार की, ठोसों के प्रकार की। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ठोसों के प्रकार। ठोस के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा इसका प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस, एमरफस सॉलिड बोलते हैं इसको, एमरफस सॉलिड। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाला हूं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस के बारे में।
क्रस्टलीय ठोस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में या निश्चित क्रम में लगे हुए होते हैं। यानी मैंने क्या कहा? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित, एक नियमित क्रम में लगे हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं। अब डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन में लिख देता हूं। वे पदार्थ जिनके अवयवी कण, अवयवी कण यहाँ क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है तथा आयन भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो सकते हैं? अवयवी कण। यानी वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा दीर्घ परास कोटि का निर्माण करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बात की? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण क्या हो सकते हैं? हो सकता है परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयंस होते हैं। ठीक है, तो इनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा ये दीर्घ परास कोटि का निर्माण करते हैं। इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अब क्या दीर्घ, मान लो ये हमारे अवयवी कण हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है? हमारे अवयवी कण एकदम क्रम से लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? एकदम क्रम से, इस तरीके से, ये एकदम क्रम से लगे हुए हैं। ये क्या है? ठोस अवस्था। क्रिस्टलीय में जो जमावट होती है ठोसों की वो इस प्रकार होती है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी वी ए वी ए वी ए वी ए वी ए, ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से ये जमावट होती है। ठीक है, अब मान लो ये पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए बी। ठीक है, इस तरीके से क्या है? जमावट है। यानी ए बी बहुत लंबी तक जाती है, तो इसलिए किसका निर्माण करते हैं? तथा ये दीर्घ परास कोटि, यानी दीर्घ परास कोटि यानी बहुत विस्तार तक फैला होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी है तो क्या बहुत विस्तार तक फैला हुआ होता है, तो इसका हम क्या बोलते हैं? दीर्घ परास कोटि। अब ये अवयवी कण एक नियमित क्रम में रहते हैं और दूर तक जाते हैं। इनके अवयवी कण क्या होते हैं? नियमित क्रम में बहुत विस्तार रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करें तो क्या उदाहरण हो सकता है इसका? उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की अगर बात करें तो मान लो नमक, NaCl, ठीक है, शक्कर, ठीक है। उदाहरण की अगर बात करने वाले तो नमक हुआ, शक्कर हुआ, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स जैसे हम सिलिका बोलते हैं। बहुत से कन्फ्यूजन होता है, सिलिका क्या होता है कल मैं बताऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, सिलिका का, सिलिका इत्यादि बहुत होते हैं, इत्यादि। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस के।
और इनके अंदर दीर्घ परास कोटि होती है, क्योंकि ये ए बी एक नियमित क्रम होता है, बहुत लंबे तक ये क्रम बना सकते हैं। ठीक है, तो नमक हुआ, शक्कर हुआ, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिका हुआ, ये सारे इनके क्या हो गए एग्जाम्पल। आप चाहे तो इनका फोटो ले सकते हैं। अब बात करने वाले हैं हम आकृष्टलीय ठोस की। ठीक है, आकृष्टलीय ठोस की, तो उसमें क्या होता है, डेफिनेशन में थोड़ी चेंजिंग है। वे पदार्थ जिनके अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा लघु परास कोटि का निर्माण करते हैं। यानी इनकी कोई नियमित क्रम नहीं होता है, ये पता नहीं कहाँ, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर मैंने एक बताया था ए बी ए बी ए बी ए बी, इनका नियमित क्रम चल रहा था। कैसा क्रम चल रहा था, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये क्रम चल रहा था, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं। जैसे यहाँ रख गया ए है तो यहाँ बी हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो तो बी हो, ए हो, इस क्रम में चलते रहते हैं। ए बी 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 ए, पता नहीं कैसे चलते हैं इस तरीके से ये, यानी इनका कोई क्रम नहीं होता है कब कहाँ से चलते हैं। जैसे कि एक शादी समारोह में लड़की भी है, लड़का भी है, जेंट्स भी है, लेडीज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो वो क्या एक क्रम रहते हैं, एकदम बिखरे हुए क्रम में। तो ये क्या बिखरा हुआ क्रम रहता है इनका, एक तरीके का ये क्या रहता है, एक तरीके का ये बिखरा हुआ क्रम रहता है। तो इस तरीके से इनकी कोई नियमित क्रम नहीं होता है, तो ये लघु परास तक बनाते हैं। इनका जो कोटि होती है वो कैसी होती है, लघु परास निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका कोई क्रम नहीं होता है। ठीक है, इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण की बात करें तो इनका उदाहरण क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका प्लास्टिक, कांच, रबड़, प्लास्टिक हो गया आपका, कांच हो गया, रबड़ हो गया। ठीक है, और भी उदाहरण होते हैं इसके, प्लास्टिक, कांच, रबड़, लकड़ी भी इसका उदाहरण है, इत्यादि। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं मैन जो मैंने आपको बता दिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो इनके विभेद होते हैं, गुण होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये तो दो प्रकार होते हैं, यानी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ठोस के अभिलक्षण, जिसमें कई पॉइंट पढ़े थे, 6-7 पॉइंट पढ़े थे, और ठोसों के प्रकार पढ़ लिए कि ठोसों के प्रकार, यानी ठोस के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमर सॉलिड। ठीक है, अमरफस सॉलिड बोलते हैं उसको। हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। अब आगे पढ़ने वाले हैं उनके गुण की बात करने वाले हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, गुण क्या है, गलनांक। क्या पढ़ने वाले, क्रिस्टलीय हो गए यहाँ पे, क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ होगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब गुण में क्या है, पहला है गलनांक, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। गलनांक क्या होता है, गलनांक एक ऐसा निश्चित तापमान, एक यहां मैं लिख देता हूं, एक ऐसा निश्चित तापमान जिस पर ठोस द्रव में
पिघलता है। एक ऐसा निश्चित तापमान जिस पर ठोस द्रव में पिघलता है, यानी ठोस द्रव में बदलता है या परिवर्तन होता है या पिघलता है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ऐसा निश्चित तापमान जिस पर ठोस द्रव में पिघलता है गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है, तो इसलिए आप गलनांक मत भूलना, गलनांक में बस इतना ही याद रखना कि ठोस पदार्थ द्रव में बदलने की प्रगति को ही गलनांक कहते हैं, बस। इसमें एक निश्चित तापमान होता है जिसमें ठोस किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि बात करें क्रिस्टलीय ठोस में, हमने क्रिस्टलीय ठोस में अभी उदाहरण बताए थे, कुछ उदाहरण बताए थे कि शक्कर हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, सिलिका हुआ, ये सब उदाहरण बताए। तो उसमें कुछ उदाहरण और भी होते हैं, जैसे लोहा, बर्फ, ये भी उदाहरण है, ठीक है। आइस, अब मान लो अगर मैंने क्या लिया, बर्फ ली, ये कैसा है, ठोस है, और ये 0 डिग्री सी पर क्या हो गया, द्रव हो गया। यानी क्या हुआ, क्या हुआ, हमने बर्फ को, तापमान कितना है, 0 है, और 0 डिग्री सी पे ये किस में परिवर्तित हो गया, द्रव में, यानी ये द्रव में परिवर्तित हो गया, ठीक है, पिघल गया, द्रव में बदल गया। यानी क्या हुआ, अब बर्फ जो है सॉलिड है और सॉलिड फिक्स है, इससे कम अगर 0 डिग्री से कम हो तो ये बर्फ में नहीं, ये द्रव में नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन ये फिक्स है, कैसा है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं बढ़ाया, घटाया नहीं घटाया, जो फिक्स है वो रख दिया। 0 डिग्री सी पे ये क्या हो रहा है, बर्फ जो है वो द्रव में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। ऐसे ही लोहा, लोहा कैसा है आपका, ठोस होता है, ठोस होता है। लोहा का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है 1500 डिग्री सी होता है, ठीक है। लोहा तभी गलेगा, तभी पिघलेगा जब 1500 डिग्री सी हो जाएगा। तो ये कितने पे पिघलेगा, 1500 डिग्री पे पिघलेगा, ठीक है। यानी लोहा का निश्चित तापमान कितना है, 1500 डिग्री सी। और भी होते हैं, वो भी निश्चित तापमान बताते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, ठीक है। सिलिका भी हुआ, वो भी निश्चित तापमान पे ही पिघलता है, ठीक है। अब बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय जैसे ले लो प्लास्टिक, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या होता है, पहले अगर हम कोई तापमान दें तो पिघलता है, पिघलने के बाद फिर और ज़्यादा पिघलने लगता है। यानी यहाँ टेम्परेचर 100 भी हो सकता है 110 हो जाए, हो सकता है 115 हो जाए, हो सकता है 120 हो जाए। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा भी और घटता भी है। यानी टेम्परेचर कैसा होता है, बढ़ता चला जाता है, घटता चला जाता है, बढ़ता भी और घट, यानी यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है तापमान कि कौन से तापमान में कौन सी वस्तु पिघल सकती है। यानी यहाँ पर जितने भी सॉलिड होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के जितने भी उदाहरण, प्लास्टिक हुआ और भी बताए थे, जितने भी उदाहरण हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, उनके टेम्परेचर बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। यानी गलनांक इनका क्या होता रहता है, परिवर्तित। यानी इनका गलनांक क्या निश्चित है, नहीं है, और इसका गलनांक निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। यानी इनके गुण की बात करें, अगर गलनांक की बात करें, गलनांक की, तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक कैसे होते हैं, निश्चित। कैसे होते हैं, निश्चित। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये कैसे होते हैं, क्योंकि इनके टेम्परेचर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इनके टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो इनके गलनांक कैसे होंगे, अनिश्चित। कैसे होंगे, अनिश्चित होंगे। इनके गलनांक कैसे होंगे, अनिश्चित। हमें यही बताना था। यहाँ पे जो गलनांक होंगे क्रिस्टलीय ठोस के, जैसे नमक हुआ, वो इसका गलनांक फिक्स रहता है, ठीक है, 100 डिग्री सी उसका गलनांक फिक्स रहता है। यहाँ पर जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उन सभी के जो गलनांक होंगे वो कैसा रहता है, फिक्स रहता है। और अक्रिस्टलीय ठोस के जितने भी उदाहरण होंगे उन सभी के गलनांक कैसे रहते हैं, अनिश्चित, क्योंकि इनके तापमान में क्या होता रहता है, परिवर्तन। अब बात करें कि कोई भी वस्तु हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय ठोस है, तो बहुत इसका अच्छा उदाहरण है। क्या कर सकते हैं हम, ये नोट पॉइंट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
कोई वस्तु अक्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय पता करने हेतु क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय ठोस पता करने हेतु गलनांक पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अगर कोई वस्तु हमें पता करनी है कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस है तो कैसे पता करेंगे? पता करने हेतु गलनांक पॉइंट देखते हैं। सीधे सीधे गलनांक देखो, जिसका गलनांक फिक्स है, निश्चित है, तो वो क्या रहेगा? क्रिस्टलीय ठोस। और जिसका फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, वो क्या रहेगा? अक्रिस्टलीय ठोस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट की जगह हम बिंदु बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने गुण में नंबर 1 क्या देख लिया? गलनांक देख लिया। अब देखेंगे विदलन। अब देखेंगे नंबर 2 विदलन गुण। इससे इंग्लिश में क्लीवेज बोलते हैं। अब क्लीवेज भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो तो बायोलॉजी का शब्द है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केमिस्ट्री से संबंधित है, तो इससे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, इंग्लिश में क्लीवेज। विदलन क्या होता है? मान लो ये ठोस के अणु हैं, ये क्या? ठोस के अणु। और यहाँ पर ठोस के अणु किस प्रकार रहेंगे? पता ही नहीं चलेगा, निश्चित क्रम ही नहीं रहेगा कोई। किस तरीके से फैलाव है, निश्चित क्रम ही कोई नहीं रहता इसका, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ठोस के अणु है, विदलन का मतलब सीधे सीधे मैं बता दूं कि कोई भी पदार्थ को चाकू से काटना, तेज धार वाली चाकू से काटना किसी भी पदार्थ को। ठीक है, विदलन का मतलब इतना ही है। तो क्या है? चाकू से, ऐसे लिखते हैं, पदार्थ को चाकू से काटने पर, अब जो परमाणु होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो क्या चाकू से परमाणु कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं। तो ये क्या काटेगा? ये वाली सतह काटेगा। जैसी बात है, ये सतह काटेगा। ये क्या काटेगा? ये सतह काटेगा। तो पदार्थ को चाकू से काटने पर चिकनी कैसी सतह? चिकनी प्राप्त होती है। चिकनी और एकदम समतल, चिकनी व समतल, समतल भी कह सकते हैं। यानी हम चिकनी को इंग्लिश में स्मूथ बोलते हैं और समतल को प्लेन बोलते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ को चाकू से काटने पर चिकनी व समतल सतह प्राप्त होती है। यानी इसको जैसे हम अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तेज धार वाली चाकू से, तो हमें उसकी सतह कैसे प्राप्त होगी? एकदम चिकनी सतह प्राप्त होगी या समतल प्राप्त होगी, प्लेन, जिसमें कोई भी खुरदरापन नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे ठोस कहलाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। यानी इसका विदलन कैसा होगा? इसका विदलन होगा चिकना व समतल। इसका बदलम कैसा होगा? चिकना या समतल। ठीक है,
लेकिन इसका आकेष्टीय ठोस का विदलन कैसा होगा? अगर इसका हम विदलन करते हैं, क्लीवेज करते हैं, तो कैसा रहेगा? ऊबड़ खाबड़ या खुरदरी, ऐसा ही रहेगा। क्योंकि जब कोई आकार इसका कटने ऐसे 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 जाकर कटेगा तो इसकी जगह में क्या रहेगा? ऊबड़ खाबड़ आएंगे या ये खुरदरी रहेगी। यानी हम जैसे ही किसी भी प्लास्टिक को काटेंगे तो वो कहीं से भी कट जाती है, पता ही नहीं चलती है। ठीक है, कोई वस्तु काटते हैं आकेष्टीय ठोस में, कोई भी पदार्थ को हम काटेंगे तो उसकी सतह जैसी होगी वो ऊबड़ खाबड़ होगी या खुरदरी होगी। तो बस आपको विदलन में इतना ही समझना है कि यहाँ पर जो चाकू से अगर हम किसी पदार्थ को आकेष्टीय ठोस को काटते हैं या उस पर भेद करते हैं या उसके बाहर करते हैं तो वो कैसी सतह प्राप्त होती है? चिकना व समतल। ठीक है, और आकेष्टीय ठोस को अगर काटते हैं तो उसमें कैसी सतह प्राप्त होती है? ऊबड़ खाबड़ या खुरदरी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। दूसरा गुण आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा हुआ ये तो मिटाना ही नहीं है, चलो फिर से लिख देता हूँ। तीसरा गुण हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, ये है तीसरा पॉइंट। अब आपके मन में ये शब्द आ रहा होगा कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम गलन की गुप्त ऊष्मा की बात कर लेते हैं, तब इस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा का बात। देखिए गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब ये गुप्त ऊष्मा दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, दो प्रकार से मैं यहाँ बता देता हूँ। गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, पूरा नाम इसका गलन की गुप्त। ये दो प्रकार से क्या हो सकता है? चलो, या तो ये अवस्था परिवर्तन करे, क्या करे? अवस्था परिवर्तन करे, या तापमान परिवर्तन करे। ठीक है, दो प्रकार की गुप्त ऊष्मा, या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसकी अवस्था में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन हो तो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब इसमें से एक पॉइंट में तो होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, एक पॉइंट में भी होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में हम ले लेते हैं आइस, यानी वही बर्फ को। ये क्रिस्टलीय ठोस है,
इसको हमने रखा था 0 डिग्री C और ये किस में बदल गया था, द्रव। ठीक है, अब ये क्या है, गुप्त ऊष्मा। अभी भी यही राज बना हुआ है, अभी बताता हूँ ये क्या है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी बर्फ से क्या बन गया, द्रव बन गया। जैसे मान लो आपने फ्रीजर से बर्फ को निकाला, आपने रखा बाहर, अब वातावरण में जो ऊष्मा थी, जो वातावरण की गर्मी थी, वो बर्फ पे आई। क्या ऊष्मा दिखी, नहीं दिखी ना। वो बर्फ पे आते ही बर्फ को किस में बदल दिया उसने, द्रव में बदल दिया। यानी बर्फ में आते ही किस में बदल दिया उसने, यानी बर्फ क्या है, बर्फ क्या है, एक अवस्था है ना, है या नहीं है, है ना, एक अवस्था है। यानी बर्फ की जो अवस्था थी वो किस में आ गई है, द्रव में आ गई। तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, बर्फ से द्रव बनना है। यानी वातावरण में जो वातावरण की जो ऊष्मा थी, जिसकी गर्मी की वजह से बर्फ किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। ठीक है, अब बर्फ जो बदल गया द्रव में, यानी अवस्था में परिवर्तन हो चुका है। क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। यानी यहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं हम, गुप्त ऊष्मा। यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी यहाँ गलन तो हुआ, यानी बर्फ से द्रव तो बना, लेकिन क्या तापमान परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या पदार्थ चेंज होगा या नहीं होगा। यानी प्लास्टिक पिघलते 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 वो दूसरा रूप ले लेती है या नहीं लेती, लेती है ना। तो यहाँ पर जो पिघलेगा अवस्था भी चेंज होगी, साथ में क्या होगा, तापमान भी चेंज होगी। यानी यहाँ पर दोनों ही कैसे होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो तापमान होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। यहाँ तापमान कैसा होता है, तापमान कैसा होता है, निश्चित होता है, क्योंकि ऊष्मा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऊष्मा से, निश्चित होता है। लेकिन यहाँ तापमान कैसा होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा यहाँ कैसी होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, यहाँ जो तापमान होते हैं वो कैसा होता है, अनिश्चित होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बताया गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा हुई। अब यहाँ तापमान निश्चित होता है, अवस्था चेंज होती है, ठीक है, वो भी गुप्त ऊष्मा होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद मैं और प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ। अगला पॉइंट, देशिकता। देशिकता, इसकी जो क्रिस्टलीय ठोस की होती है वो विषम देशिकता, विषम देशिक, विषम देशिक होता है। और ये जो होता है ये समदेशिक होता है। ठीक है, विषम को इंग्लिश में बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, सम को बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब देशिकता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देशिकता का मतलब क्या है। चलो उस शब्द का पहले मतलब आप समझें। देशिकता का भिन्न भिन्न दिशाओं में, क्या लिखा मैंने, भिन्न भिन्न दिशाओं में पूरा लिखते, भिन्न भिन्न दिशाओं में पदार्थ की भौतिक गुणों का मान, गुणों का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा कि भिन्न भिन्न दिशाओं में पदार्थ, पदार्थ जो भी हम क्रिस्टलीय ठोस लेंगे वही है,
भौतिक, यहाँ मेन चीज है भिन्न भिन्न दिशाओं में, दिशाओं में भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब ये क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिक समदेशिक क्या है, ये एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। अब देखो मैं एक चित्र बनाता हूँ यहाँ पे, क्रिस्टलीय ठोस ए वी, या इस तरीके से बना देता हूँ मैं, ए वी ए बी ए वी ए वी ए, यहाँ भी बना देता हूँ। ठीक है, अब ये आक्रिस्टलीय में कैसा होता है, ए बी ए वी ए वी इस तरीके से। ठीक है, मान लो यदि हम यहाँ से कुछ भी, मान लो हम यहाँ से चल रहे हैं या गुजार रहे हैं, कुछ भी प्रक्रम कर रहे हैं, ठीक है, यदि यहाँ से चलते हैं तो हमें कौन सा क्रम मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए, ए बी ये क्रम मिल रहा है, यानी ए बी यदि इधर से चला जाए, इधर से अगर हम मान लो प्रकाश की किरण को ही प्रवेश कर लें तो कौन से क्रम में जा रही है, ए बी। ठीक है, यदि हम इस दिशा से चलें, इस दिशा से मान लो हम इस दिशा से चल रहे हैं, ये चलो, तो यहाँ कौन सा क्रम, ए इस तरीके से मिल रहा है। अगर और भी चलें तो ये देखो कौन सा क्रम मिल रहा है, बी, इस तरीके से भी चलेंगे तो वही दिशा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई निश्चित क्रम नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ से भी जाते हैं तब भी ए बी, और ऐसे चलते हैं तिरछे तो ए मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, यानी कोई निश्चित क्रम नहीं मिल रहा है। तो ये कैसी देशिकता को दर्शाएगा, विषमदेशिक। कैसी देशिकता को दर्शाएगा, विषमदेशिक। अब समदेशिक, अब इसमें चाहे इधर से गुजार दो, चाहे ऐसे चल लो, चाहे ऐसे चल लो, क्योंकि इसमें जो आक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण वो क्रम में नहीं लगे हुए हैं। तो जब क्रम में ही नहीं रहेंगे तो चाहे कहीं से भी कुछ भी पदार्थ गुजारो वो कहीं से भी निकल सकता है आसानी से। ठीक है, जब क्रम में ही नहीं है तो कहीं से भी निकल सकता है। तो ये कैसी देशिकता दर्शाएंगे, समदेशिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों का मान एक समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में पदार्थ की भौतिक गुणों का मान एक समान रहता है या होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका फोटो लिख सकते हैं। अब बात करने वाले हैं आखिरी लास्ट प्रकृति की। जो भी गुण है उसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रकृति, नेचर। गलनांक हो गया, विदलन हो गया, गुप्त ऊष्मा हो गई, और ये देशिकता हो गई। अब रह गया है प्रकृति। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 5, इंग्लिश में इसके नेचर बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है। क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है आभासी होती है। ठीक है, अब ये वास्तविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो आभासी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब आभासी और वास्तविक का मतलब क्या है, देखो, क्या क्रिस्टलीय ठोस में
बहने का गुण धर्म होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में पाया गया है कि इसमें बहने का गुण धर्म होता है। और बहने का गुण धर्म किस में होता है? जल में होता है ना। जल में बहने का गुण धर्म होता है। प्लास्टिक भी बहती है, जो कि यहाँ पर उदाहरण लिखा था। कौन सा लिखा था? प्लास्टिक लिखी थी। आपने देखा होगा, एक उदाहरण अच्छा से बताता हूँ। जो कांच होता है, कांच, घरों में जो खिड़कियों का कांच लगा होता है, उसके नीचे की पेंदी को देखना, वो कुछ समय बाद, यानी कुछ सालों बाद, कुछ मंथ बाद या सालों बाद उसकी पेंदी जो होती है वो मोटी हो जाती है। क्योंकि कांच के जो अणु होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर गति करने लगते हैं। यानी खिड़की जो कांच की होती है, आप उसे देखना, मान लो लगभग ऐसी खिड़की देखना जो कि 4 या 5 साल पुरानी हो, और उस कांच की तरी को, पेंदी को देखना, वो मोटा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये देखा गया है कि जो कांच होता है उसके जो अणु होते हैं वो नीचे की तरफ उसके अणु बहने लगते हैं, जिसके कारण वो कांच की जो तरी होती है, जो पेंदी होती है, वो मोटी हो जाती है। इसे आभासी ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। और छद्म भी ठोस कहते हैं, छद्म ठोस भी कहते हैं, या अतिशीतित या अतिशीतित, हाँ, द्रव भी कहते हैं, ठीक है। अतिशीतित द्रव, सॉरी, अतिशीतित ठोस भी इसे कहते हैं, क्योंकि उसमें बहने के गुण के कारण जो कि कांच के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? बहने लगते हैं। और जब बहने लगते हैं तो बहने के गुण में क्या होता है? अतिशीतित होता है। अतिशीतित किस में होता है? कांच को जैसे पिघलाते हो तो वो क्या होता है? बहने लगता है। यानी बहने के गुण को हम क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव बोलते हैं। यानी उसमें अतिशीतित ठोस भी कह सकते हैं। यानी कांच के पेड़ी में अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि कांच कई समय पश्चात उसके अणु जो होते हैं पेंदी की ओर, पेंदी की तरफ आने लगते हैं, इसलिए ये क्या होता है? अतिशीतित द्रव भी होता है, ठीक है। द्रव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, द्रव भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। यानी आभासी ठोस, छद्म ठोस, अतिशीतलन या अतिशीतित द्रव या ठोस, कुछ भी आ सकता है। अक्रिस्टलीय ठोस के 3 नाम है। और क्रिस्टलीय ठोस में ये वास्तविक होता है, ये रियल होता है, इसका कुछ नहीं होता। ये ठोस होते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा क्या होता है? आइस, वो कैसा होता है? एकदम ठोस होता है, ठीक है, वो रियल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और भी इसमें, लोहा, वो भी क्या है? रियल है। ये कई सालों तक रखो इसको, क्या लोहा पिघलता है? नहीं पिघलता है, जब तक इसमें हम कोई ताप अन्य ना देंगे, ठीक है। तो ये कैसा होता है? वास्तविक। ये अक्रिस्टलीय के जितने भी उदाहरण हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक प्रकृति के होते हैं, यानी वास्तविक ठोस होते हैं। तो प्रकृति आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं एक और व्यवस्था की, जो कि मैं परिभाषा में भी बता चुका हूं, लेकिन गुण में भी व्यवस्था आती है तो मैं बता दे रहा हूं। व्यवस्था की अगर हम बात करें, व्यवस्था, ये एनसीईआरटी के लास्ट पोर्शन में लिखा हुआ है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद, वही लाइन है, ठीक है। अभी मैं मेंशन करके बताऊंगा पूरा। हाँ, देखिए व्यवस्था, इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लो ए बी, चलो बोलता नहीं हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है। और इसमें क्या हो? इसमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा कहाँ चल रहा है। इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था क्या होती है? इसकी जो व्यवस्था होती है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और
ए बी ए बी ए बी ए बी चलते रहते हैं, ये भी कैसे ए बी ए बी ए बी चलते रहते हैं, तो ये क्या होती है कि दीर्घ परास की व्यवस्था बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दीर्घ परास कोटि की व्यवस्था, ठीक है। और ये ए कहीं ए तो बी भी है, तो यानी ये कैसे परास कोटि बनाते हैं? लघु परास कोटि बनाते हैं, ठीक है। बस यही बात थी इसमें, लघु परास कोटि। क्वेश्चन आता है इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बोर्ड में भी पूछा था, 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए आकृष्टलीय ठोस दीर्घ कोटि के होते हैं, दीर्घ परास कोटि के होते हैं या लघु परास कोटि के होते हैं। ऑप्शन दिया जाएगा तो जिसमें आप क्या बताओगे? आकृष्टलीय ठोस कैसे होते हैं? लघु परास कोटि के होते हैं। इसमें जो मैं गुण बता चुका हूँ, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ गलनांक से संबंधित है। मैंने बताया था ना, अगर आकृष्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? गलनांक पॉइंट को देखेंगे। मान लो ये हो गया, पूरा हो गया, ये आपके गुण पूरे हो गए, ठीक है। मान लीजिए यदि हमें कोई ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए 5 डिग्री सी पे पिघलाओ तो पिघल जाता है, 10 पे पिघलाओ 10 पे भी पिघल जाता है, 15 पे पिघलाओ तो 15 में। तो क्या ये जो ठोस पदार्थ है ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? बता। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रिस्टलीय होता है उनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है, और इनके गलनांक में क्या आ रहा है? तापमान में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो ये कैसे रहेगा? अक्रिस्टलीय ठोस रहते हैं, तो ये कैसा रहेगा? अक्रिस्टलीय ठोस। इतनी बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सारांश पूरा करते हैं, उसके बाद क्लास का समाप्त करते हैं। इंक अब इसके सारांश की, जितना हमने पढ़ा है उसके सारांश की बात करते हैं। यानी क्रिस्टलीय, चल क्यों नहीं रहा है? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद, ठीक है। 3 लाइन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, यहाँ लिखेंगे गुण। पहला गुण हम देखेंगे इसमें व्यवस्था से संबंधित, व्यवस्था अवयवी कणों की, अवयवी कण। यानी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कैसे होते हैं? यानी यहाँ पर अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, और यहाँ पर अवयवी कण कैसे होते हैं? अवयवी कण अनियमित क्रम में रहते हैं, क्रम में रहते हैं। थोड़ा सा इसमें अवयवी कण को देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कैसे होते हैं? नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और इसमें कैसे व्यवस्थित रहते हैं? अनियमित क्रम में रहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें गलनांक की, गलनांक में हमने क्रिस्टलीय ठोस में क्या देखा था? गलनांक एकदम फिक्स रहता है, यहाँ गलनांक नहीं निश्चित होता।
तो गल निश्चित होता है, और यहाँ कैसा गलनांक रहता है? अनिश्चित। ठीक है। तीसरा विदलन, जैसे इंग्लिश में क्लीवेज बोलते हैं, गलनांक को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसे कंस्टिट्यूट पार्टिकल बोलते हैं। अब तीसरा विदलन, इसमें जो सतह प्राप्त होती है, अगर पदार्थ को काटेंगे तो कैसी सतह प्राप्त होती है विदलन में? मैंने बता रखा है, चिकनी व समतल, और इसमें उबड़ खाबड़ व खुरदरी सतह प्राप्त होती है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट हम देखने वाले हैं, कौन सा देखने वाले हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। अब गलन की गुप्त ऊष्मा में क्या देखा था? यहाँ जो तापमान था, पदार्थ तो चेंज हो रहा था, तापमान कैसा था? ऊष्मा कैसी थी? निश्चित थी। तो यहाँ कैसा रहेगा? ऊष्मा, यहाँ लिख दो, ऊष्मा निश्चित होती है, यानी तापमान निश्चित होता है। हम यहाँ तापमान लिख सकते हैं, ठीक है, या ऊष्मा निश्चित होती है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? अनिश्चित होती है। ठीक है। पांचवा प्रकृति। ये कौन सी प्रकृति का होता है? आभासी या वास्तविक? वास्तविक। ये कैसा ठोस होता है? वास्तविक ठोस। ये कैसा होता है? आभासी। आभासी बोल लो, छद्म बोल लो, या अतिशीतित बोल लो। ठीक है। एक लास्ट और है, देशिक। देशिकता, यहाँ कैसी देशिकता होती है? विषम देशिकता। विषम देशिकता। और यहाँ कैसी होती है? समदेशिकता। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट रह गया क्या? हाँ रह गया, व्यवस्था रह गई है। व्यवस्था, यहाँ अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है? दीर्घ परास होती है। दीर्घ परास कोटि। और यहाँ पे कैसी होती है? लघु परास कोटि। ये है आपका पूरा सारांश। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बता सकते हैं आप इसे। ठीक है। देखिए, अवयवी कण, गलनांक, विदलन, गलन की गुप्त ऊष्मा, प्रकृति, देशिकता, व्यवस्था। यहाँ अवयवी कण की व्यवस्था है, दीर्घ परास कोटि होती है, लघु परास। यही सारा विस्तार है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। हो सकता है अगर पूछ लिया जाए कि बताइए आकाशीय ठोस के प्रकृति कैसी होती है, तो आप क्या बताएंगे? आभासी होती है। ठीक है। आकाशीय ठोसता की जो आकाशीय ठोस की जो देशिकता होती है वो कैसी होती है? विषम होती है, सम होती है? तो सम होती है। ठीक है। यहीं से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।